एवरीवन, स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द भेद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई और अर्थपूर्ण इकाई होती है। जब ये वाक्य के बाहर प्रयोग होता है, जब ये वाक्य के बाहर होता है तो शब्द कहलाता है, लेकिन जब ये वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाता है व्याकरणिक नियमों के अनुसार तो इसे पद कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शब्द भेद क्या होते हैं, यानी शब्द हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण के आधार क्या हैं। तो ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, आगे हम डिफाइन करेंगे। हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण के आधार 4 होते हैं। 4 आधारों पर शब्द का जो है वर्गीकरण किया गया है शब्द के भेदों का। तो सबसे पहले जो है उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर हम इसको कह सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी कहीं पर पूछा जाता है, कहीं पर स्रोत के आधार पर अगर पूछा जाए या इतिहास के आधार पर अगर पूछा जाए कि हिंदी में उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास, इनमें से तीनों में से कुछ भी पूछा जाए कहीं से भी, या अकेला भी कोई पूछा जा सकता है। हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण के आधार 4, और उनमें से उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर जब हम बात करते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। यानी अगर हम ये बात करें कि शब्द भेद जो है, शब्द जो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला डिफाइन करते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला होता है तत्सम, तत्सम। दूसरा तद्भाव। तीसरा है देसी, और फोर्थ है विदेशी शब्द। विदेशी भी बोल सकते हैं इनको, और आगत शब्द भी इनको बोला गया। आगत यानी जो दूसरी भाषाओं से आते हैं। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद बताए गए हैं, और एक इनमें आता है संकर शब्द। संकर शब्द, तो आइए जानते हैं इनको वन बाय वन। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम यानी तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, या संस्कृत के समान इसको कह सकते हैं, उसके समान। यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में एज इट इज लिए गए हैं, संस्कृत के शब्दों को जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द तत्सम के नाम से यहाँ पर प्रयोग होते हैं। यानी संस्कृत के जो शब्द हिंदी में एज इट इज प्रयोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। अब ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे अग्नि होगी, अग्नि, जिनको हिंदी भाषा ने सीधा स्वीकारा है। माता, पत्र, सूर्य, इस तरह के जो शब्द हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो ये किस में आते हैं? तत्सम शब्दों में आते हैं। यानी संस्कृत के जो शब्द हिंदी में एज इट इज प्रयोग होते हैं, हिंदी से उसी के समान, उसी तरह बिल्कुल बिना किसी फेरबदल के प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा हमने क्या लिखा? तद्भव शब्द। तद्भव, तद्भव, तद्भव का मतलब है तत् प्लस भव, तत् प्लस भव। और इसका क्या अर्थ है? उसका मतलब है संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। संस्कृत शब्दों से विकृत होकर जो शब्द बने हैं, यानी संस्कृत के जिन शब्दों को थोड़ा सा विकार उत्पन्न करके, थोड़ा सा फेरबदल करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जो बिगड़ा हुआ रूप है उनका, वो जो स्वीकार किया गया हिंदी में, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है तद्भव शब्द, वो कहलाते हैं होकर परिवर्तित होने वाले शब्द। यानी संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द
कहलाते हैं। तो अब जान लेते हैं कुछ कौन से शब्द हैं वो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले उज्ज्वल जो शब्द है, संस्कृत का शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल एक संस्कृत का शब्द है, संस्कृत शब्द है ये। और इससे इसका विकृत रूप कैसे हुआ, फिर प्राकृत में आया, ये क्या बना, उज्जवल बना, प्राकृत में उज्जवल बना। और उसके बाद उजला हिंदी में आया, उजला बनकर क्या आया, हिंदी में आया, और ये क्या कहलाया, तद्भव शब्द कहलाया। इसी तरह और काफी शब्द हैं, जैसे हस्त हो गया, हस्त, हस्त क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और फिर प्राकृत क्या बना, हथ बना, हथ प्राकृत रूप बना इसका। फिर हाथ से क्या बना, हाथ बना, और हाथ कैसे बना, हिंदी का रूप बना इसका। तो ऐसे शब्द जो विकृत होकर संस्कृत से हिंदी में आए वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा हम बात करेंगे देसी शब्दों की। तीसरे शब्द क्या थे, देसी शब्द थे। देसी शब्दों का मतलब है देश प्लस जैन सब, क्या मतलब हुआ, जो देश में ही जन्मा है, नाम से ही पता चल रहा है, देशज शब्द, यानी देश प्लस ज, और ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, देश में उत्पन्न होने वाले, देश में उत्पन्न होने वाले क्या कहलाए, देसी शब्द कहलाए। यानी जिन शब्दों पर क्षेत्रीय प्रभाव था और आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमने उन्हें थोड़ा सा बदला या उनको एज इट इज हिंदी में प्रयोग किया, हिंदी भाषा में उन शब्दों को प्रयोग किया गया, तो उनको देसी या देशज शब्द कहकर हिंदी में स्वीकार किया गया। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, लोटा हो गया, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, इस तरह के। थैला हो गया, गड़बड़ हो गया, ऐसे शब्द क्षेत्रीय भाषा का जिनमें टोन होता है वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ये इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। और नंबर 4 पर हम बात करेंगे विदेशी शब्दों की। मैंने बताया था विदेशी या आगत शब्द, इनको आगत भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। कई बार किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आगत शब्द बताइए, इनमें से कौन सा, कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आगत शब्द भी विदेशी शब्द होते हैं। आगत का मतलब होता है आया हुआ, यानी हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो कि विदेशी मूल की भाषाओं से लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं से जो जिनको हिंदी में स्वीकार किया गया है। ऐसी बहुत सारी विदेशी भाषाएं हैं जिनसे बहुत सारे शब्दों को हिंदी में स्वीकार किया गया है, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द। तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है, विदेशी शब्द या आगत शब्द या विदेशज शब्द उनको कहा जाता है। अब जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो फारसी शब्द हैं। कौन कौन सी भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के हैं। फारसी भाषा के लगभग कितने शब्द हैं, लगभग 3,500 जो शब्द है हिंदी में फारसी भाषा के प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद अंग्रेजी शब्द के, अंग्रेजी जो भाषा है उसके शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं एज इट इज, उनकी संख्या लगभग 3,000 है, 3,000 के आसपास शब्द हैं। अब और भाषा है जैसे अरबी भाषा है, अरबी भाषा के भी काफ़ी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनकी जो संख्या है वो 2500 के आसपास इनकी संख्या है, जो हिंदी में अरबी भाषा के शब्दों का जिनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी भाषाएं, इनके अतिरिक्त ऐसी भाषा भी हैं जिनका थोड़े रूप में थोड़े शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है हिंदी में। जैसे तुर्की हो गई, पुर्तगाली हो गई, फ्रेंच हो गई, रूसी हो गई, चीनी हो गई, जापानी हो गई। तो इन सभी भाषाओं के कुछ ना कुछ शब्दों का प्रयोग जो है हिंदी में किया जाता है, और उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, आगत या विदेशी या विदेशी शब्द इनको कहा जाता है। अब 5वें नंबर पर हम बात करेंगे संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 हमने इसके भेद बताए थे शब्द के। तो 5वां जो है वो है संकर शब्द। अब संकर का क्या मतलब है, जो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने, यानी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मिक्स रूप लेकर दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द। यानी दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले मिश्रण से, दो भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बने वो क्या कहलाते हैं,
संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी एक शब्द है, रेलगाड़ी। तो इसमें जो रेल शब्द है वो क्या है, वो है अंग्रेजी का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और इसमें गाड़ी जुड़ा हुआ है। तो गाड़ी शब्द किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। तो इस तरह से ऐसे शब्द जिनमें दो भाषाओं के शब्दों का मेल हो, दो भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बने, वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हो गया पानदान, छायादार, सीलबंद, इस तरह के जो शब्द हैं, रेलगाड़ी, इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनमें दो भाषाओं के शब्द का मिक्स जो है रूप होता है ये। अब दूसरा आधार हम बात कर लेते हैं। दूसरा है उत्पत्ति या रचना के आधार पर जब हम बात करते हैं, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर, तो ये दूसरा आधार है। इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वो बताते हैं। इसके आधार पर शब्द के भेद होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं ये। सबसे पहला है रूढ़, सबसे पहला क्या है, रूढ़, और दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो इसके कितने भेद बताए, तीन। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो क्या होता है रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे चावल है, चा प्लस वल, जैसे चा प्लस वल, चावल शब्द हो गया। तो ये जो है चाव प्लस ला, अगर हम इसके इस तरह के खंड करेंगे, चाव प्लस ला, तो ये निरर्थक खंड हो जाएंगे। चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो चा प्लस वल या चाव प्लस ला, यानी खंड करने से निरर्थक हो जाएगा, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द वही होते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, यानी ऐसे शब्द जिनका अगर हम खंड करें, टुकड़े करें, तो वो सार्थक ना हो, यानी उनका कोई भी अर्थ ना निकले, तो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल कई तरह के, जैसे दिन, घर, मुंह, घोड़ा, इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दिन, घर, घोड़ा, ये सारे किस में आते हैं, रूढ़ शब्दों में आते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं यौगिक शब्दों की। यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक का अर्थ ही होता है मेल से बना हुआ। यौगिक का शब्द से ही पता चल रहा है, यौगिक का मतलब होता है कि जो योग से बना हो, मेल से बना हो, जोड़ से बना हो। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, यानी ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब जैसे विज्ञान हो गया, वि प्लस ज्ञान, सामाजिक हो गया, समाज प्लस एक, विद्यालय हो गया, विद्याकालय, राजपुत्र हो गया, राजा का पुत्र। तो ऐसे शब्द जो किसी ना किसी तरह से दो शब्दों से या तीन शब्दों से मिलकर बनते हैं, या कई प्रकार से जिन शब्दों की रचना की जाती है, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो अधिक से अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, जैसे विद्यालय, जैसे विज्ञान, जैसे सामाजिक, जैसे राजपुत्र, इस तरह के इसमें एग्जाम्पल के रूप में, यौगिक शब्द के रूप में लिए जा सकते हैं। अब तीसरा हम देखेंगे योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो शब्द यौगिक तो होते हैं, परंतु इनका अर्थ जो है विशेष होता है। योग प्लस रूढ़ से ये मिलकर बनते हैं। यौगिक शब्द होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, अर्थात ये सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अगर आपने समास पढ़ा है, बहुब्री समास अगर हम जानते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है
कि जो शब्द कोई एक सामान्य अर्थ प्रकट ना करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसमें भी ऐसा ही होता है, जो तीसरी शब्द की संज्ञा के विशेषण के रूप में बताते हैं, तीसरे शब्द की विशेषता बताते हैं। और योग रूढ़ शब्द भी वही होते हैं जो किसी सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब जैसे पीताम्बर हो गया, पीताम्बर क्या है, पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी जिसके वस्त्र पीले हैं, कौन हो सकता है, श्री कृष्ण, एक विशेष अर्थ इसमें से पता चला। जैसे जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला, जल प्लस ज, जल प्लस ज, ज मीन्स होता है उत्पन्न होने वाला, जल प्लस ज यानी जल में उत्पन्न होने वाला, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कमल की बात हो रही है। दशानन जिसके 10 सर थे, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं मुख जिसके, आनंद यानी मुख, 10 हैं मुख जिसके यानी 10 आनंद, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, रावण की बात हो रही है। नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका, यानी विशेष अर्थ को ये शब्द प्रकट करते हैं। ये सारे शब्द इस तरह के जो शब्द है किसके अंतर्गत आए, अगर किसी पेपर में, अगर किसी एग्जाम में ये शब्द पूछ लिए जाते हैं कि बताइए किस तरह का शब्द है, दशानन दे दिया, हनुमान दे दिया, गिरधारी दे दिया, चारपाई दे दिया, तो इस तरह के जो शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि ये एक सामान्य अर्थ प्रकट ना करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने 2 आधार पढ़ लिए हैं, और अभी हम ये, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए इसके जो बाकी पार्ट हैं, पार्ट 3 और 4, रूप या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो इसमें बताए गए हैं सब भेद के उत्पत्ति के आधार, वो रूप या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ये जो 2 पार्ट हैं इनको अगले वीडियो में करवाया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो मेरी आपको प्राप्त हो सके। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।